తెలంగాణ టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. ఓట్ల అవకతవకల తీరు పట్ల ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దీన్ని గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ రకమైనటువంటి ఓటు అవకతవకలు పాల్పడి నిరంతరం అధికారంలో ఉండాలనే ప్రయత్నం అయితే బీజేపీ చేస్తూ ఉందో దాన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకొని దాన్ని తిప్పికొట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ధన్యవాదములు. ఇందిరాగాంధీ ఎప్పుడు కూడా ఓటు విషయంలో అవకతవకలకు కానీ ఇలాంటి ప్రక్రియను పాల్పడలే. అది పచ్చి అబద్ధము. ఆనాడు ఎమర్జెన్సీ ఇందిరాగాంధీ తీసుకురావడానికి చాలా రకాల కారణాలు ఉన్నాయి. మేడం దాని మీద రెస్పాండ్ చేస్తారు. ఇవాళ మోడీ గారి నేతృత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి బీజేపీ పాలన మీరు రకరకాల రాష్ట్రాల్లో చూడండి. పౌరుడిగా ఓటు హక్కుని కాలరాసే హక్కు ఎవరికి లేదు. అలాంటి సర్ అని పేరు పెట్టి ఎస్ఐఆర్తో బీహార్లో చాలా వరకు నిజమైన పౌరుల యొక్క ఓటు తొలగింపుకు పాల్పడ్డారు. కారణం ఏంటంటే అక్కడ మేము గెలిచే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఈ ఓట్లుంటే ఈ ఓట్లు ఆర్జేడీ కాంగ్రెస్ అలయన్స్కి పడతాయి కాబట్టి ఈ ఓట్లు తొలగించాలని. అదే మహారాష్ట్రలో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ రావడంతో బొంబేలెత్తినటువంటి బీజేపీ ఇతర రాష్ట్రాలను తీసుకొచ్చి ఓట్లు నమోదు చేసింది. 6 మాసాల్లో 1 కోటి ఓట్లు ఎట్లా పెరుగుతాయి? ఇది రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్నటువంటి ప్రశ్న. మీరు ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రశ్నకి మేడం సమాధానం చెప్తారు. आपने पूछा इंदिरा जी के इमरजेंसी के बारे में, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि भारत की संविधान के एक आर्टिकल के मुताबिक एक संवैधानिक मामले के तहत एक संविधान में दर्ज प्रावधान के तहत उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी का समर्थन कोई करता है या नहीं करता है उसका सवाल नहीं है। उन्होंने इन्वोक किया एक संवैधानिक प्रावधान का और उसके 1 साल के भीतर उसको समाप्त भी किया और लोगों के बीच चुनाव लड़ने गई। और अगर उस वक्त उन्होंने उस पीरियड में, उस कार्यकाल में किसी भी प्रकार के किसी के लोकतांत्रिक अधिकार पर प्रहार वोट के लिए किया होता तो इमरजेंसी के बाद के चुनाव परिणाम कुछ और रहे होते। वो परिणाम दूसरे नहीं थे। उन्होंने उसको लोगों के मैंडेट को पूरे विनम्रता से स्वीकार किया और कहा कि वो लोकतंत्र के प्रति उनका संकल्प अड़ीग है और वापस वो लोगों के बीच में गई। और फिर इतिहास है कि किस तरह से सबसे पहले वो मोतिहारी में उस वक्त की सत्तारूढ़ सरकार जिन दलितों तक नहीं पहुंच पाई थी वो हाथी की पीठ पर भी बैठ करके वो गई और उसके बाद वापस उन्होंने लोगों का जनमत हासिल किया और लौट कर आए। ये उसका प्रसंग नहीं है, लेकिन मैं आप सबको अनुरोध करूंगी कि कभी कुमार केतकर साहब की किताब को जरूर पढ़ना चाहिए कि पूरी दुनिया भर की वैश्विक परिस्थितियां उस वक्त क्या थी, किस तरह के अधिनायकत्व का माहौल उस वक्त चल रहा था और किस तरह के अमेरिकी अधिनायकत्व के शिकार बहुत सारे दूसरे देश थे जो नाम देशों से जुड़े हुए थे, जो गुटनिरपेक्ष देश थे, और किस तरह की परिस्थितियों के चलते फिर उनको ये करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक संवैधानिक प्रावधान को लागू किया और फिर उसको विड्रॉ किया और वो लोगों के बीच में चुनाव में गई। उसके ठीक विपरीत जो इधर आज हमको देखने को मिलता है ये सरेआम चोरी है। हरियाणा में 8 सीटों पर, वो सीटों का नाम मैं आपको पढ़ती हूँ, उचना कल्ला, दादरी, असंध, होडल, महेंद्रगढ़, सैफों, घरौंदा और राई, ये 8 असेंबली सीट है जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है 32 वोट से लेकर 4000 वोट के बीच में बीजेपी से हारी है। यानी कि 8 सीटों में हमारा वोटों का अंतर जो हार का रहा है वो 22,779 है, 22,779। और इसमें जब पता लगाया इन्हीं सीटों में तो पता चला कि जैसे कि वो ब्राजीलियन मॉडल का प्रसंग सामने आया। हालांकि उस मॉडल ने कहा है कि उनको नहीं पता चला कि उनके फोटो का मिसयूज हुआ। 22 वोट पड़े 10 पोलिंग बूथ में राई असेंबली के, जहां कांग्रेस सबसे कम वोटों से हारी। और 25 लाख की वोट चोरी के बावजूद भी कांग्रेस केवल 8 सीटों में केवल 22,000 वोटों से चुनाव हारी। और उसके बाद ये जो डिटेल आया, हरियाणा में करीब 2 करोड़ वोट चोरी, 25 लाख। अगर आप डुप्लीकेट वोट की हरियाणा में बात करें तो
तो वो डुप्लीकेट वोट थे 5,21,619, 5,21,619 डुप्लीकेट वोट्स। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डुप्लीकेट वोट्स को डिलीट करने का ऐप मौजूद है, लेकिन वो ज्ञानेश जी उसका संज्ञान नहीं लेते। 223 वोट जो हैं वो 2 बूथ में उसी फोटो के साथ चले गए। 223 वोट्स इन 2 बूथ्स विद द सेम फोटोग्राफ्स। इस तरह से अगर देखें, हाँ एक और दिलचस्प है वहां का, 1,24,177 वोटर्स हैड फेक फोटोज, यानी कि वो व्यक्ति ही नहीं है, गलत फोटो के साथ 1,24,177 लोग वोट करने चले गए। इसी के पास सॉफ्टवेयर था जिसमें वो डुप्लीकेट रिमूव कर सकते थे, फेक फोटो के साथ आए हुए लोगों को पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। इस चुनाव को 77 के बाद वाले चुनाव से कंपेयर करके देखिए, जहां पर लोगों ने फ्रीली जाकर के वोट किया। और यही लोकतंत्र की ताकत होती है कि कोई कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, जिनको भले ही दुर्गा का अवतार उसके 5 साल पहले ही कहा गया था, उनके गरीबी हटाओ पर उनको लैंडस्लाइड मेजॉरिटी दिया गया था, लेकिन इस देश के गरीब ने तय किया कि उनको वो जो किया गया वो पसंद नहीं आया और उन्होंने रिजेक्ट किया। और उस रिजेक्शन को पूरी ह्यूमिलिटी के साथ कबूल करके लोगों के बीच वापस जाकर उन्होंने अपने लिए दोबारा मैंडेट हासिल किया, जो 80 के इलेक्शन में उनको वापस मैंडेट मिला। तो इसमें और उसमें ये फर्क है कि वहां उन्होंने एक संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल किया, हालांकि उसकी भी आलोचना हुई। हम उसकी यहां पर आज उसका पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते, लेकिन यहां अघोषित इमरजेंसी चल रही है। आज हिंदुस्तान में अघोषित इमरजेंसी है, जबकि सारी संस्थाएं सबवर्ट होती हैं, जबकि सारे संस्थाएं जिनका इन्होंने भी जिक्र किया, सबको वेपनाइज किया जाता है, सबको पॉलिटिकल टूल बनाकर डिसेंट को रोका जाता है, जबकि वो सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे पार्लियामेंट हो, इन सबको सबवर्ट करने की कोशिश होती है। और जब निर्भीक लोग इसके लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें आतंकवादी करार दिया जाता है। सोनम वांगचुक उसके सबसे ताजा उदाहरण है। उमर खालिद को आज तक बेल नहीं हो पाई है, और भी ऐसे कई कारण सामने आते हैं। तो ये जो अघोषित इमरजेंसी इस देश में आज है, जहां पर लोकतंत्र को पूरी तरह से कैद कर लिया जा रहा है और उसकी कोशिश हो रही है, उसके लिए हम चाहते हैं कि वोट चोरी का अभियान लोगों के बीच में लेके जाएं, क्योंकि देश के गरीबों के पास बार्गेनिंग की एकमात्र ताकत है और वो है राजनीतिक वोट की ताकत। और जिस दिन वो सब वोट हो गया तो फिर उसकी सुनवाई के लिए और कोई चैनल बाकी नहीं बचेगा। तो ये मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। Right now, it is not appropriate for me to comment on it, since I have not been involved in the Bihar election. I have not been part of the Bihar election campaign. I would not like to comment on it. लेकिन आप भी जानते हैं कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो वो किसी चीज का इंडिकेटर होता है। और इस देश की जनता ने दिखाया है कि तमाम चोरी के बावजूद भी, मतलब 25 लाख वोटों की चोरी होने के बावजूद भी कांग्रेस केवल 8 सीटों से अगर एक राज्य में पीछे रहती है, तो इस देश के लोगों के ऑर्गेनिक विजडम पर जो हमारा विश्वास है वो अटूट है। So we fully believe in taking everyone together and setting the electoral revising the electoral roll, and it is an ongoing process. You know this very well कि BLO के जरिए और BLA के जरिए ये ongoing process होता है। हरियाणा और महाराष्ट्र में जानबूझकर एक पार्टी को पूरे इलेक्टोरल रोल्स दिए नहीं गए, ऐसा पहली बार हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स क्या कर रहे थे, BLA क्या कर रहे थे। सवाल ये है कि
अगर एक सिस्टम ने बेईमानी करना तय किया तो ये परिस्थिति पैदा होती है कि आपके पास तो सही लिस्ट ही नहीं है जिससे आप माप मिलान करके देख सको कि ये सही है या नहीं है। वो परिस्थिति पैदा हुई हरियाणा और महाराष्ट्र में। बिहार में हम उससे ज्यादा सतर्क हुए क्योंकि हमको पहली बार पता चला कि इस तरह से वोटर्स एक लाखों की पैमाने में डिलीट किए जा रहे हैं। तेलंगाना में हमारी आंखें खुली हुई है और हम उस अभियान को जरूर करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के जरिए भी करेंगे, खासतौर पर इसलिए भी कि पड़ोस में जहां कर्नाटक में कांग्रेस राज्य की सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव के पहले वोट चोरी का बड़ा मामला सामने आया। महादेवपुरा में सबसे पहले राहुल जी ने ही उसको एक्सपोज किया। हम उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें विश्वास है कि अगले इलेक्शन से पहले हम ये काम करेंगे। जैसे तेलंगाना राज्य ने सामाजिक न्याय के लिए पूरे देश में एक उदाहरण स्थापित किया, जिस तरह से जाति जनगणना के जरिए एक उदाहरण स्थापित किया, हमें विश्वास है कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता के लिए भी वैसा उदाहरण स्थापित करें। कर्नाटका के महादेवपुरा में तो वोट चोरी का मामला सामने आया है ना। असेंबली इलेक्शन का सवाल नहीं उठ रहा है। जिस इलेक्शन के बारे में लोकसभा इलेक्शन से पहले अगर वोट हटते हैं, काटे जाते हैं, विधानसभा इलेक्शन में वो वोट रहते हैं तो कुछ मामले सामने आते हैं ना। उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में एक असेंबली सीट में कुछ लोगों को वोट करने का हक मिलता है, जैसा कि हरियाणा के इस सीट में मिला है, और विधानसभा से पहले उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है, तो ये कुछ कहानी कहती है। सवाल वो हो रहा है, मैं आपको उसका नाम समेत अभी लिस्ट में आपको बता सकती हूँ कि वो कौन लोग हैं जिनको असेंबली इलेक्शन से पहले जिनके वोट कटे और लोकसभा इलेक्शन में उनको वोट करने का मौका मिला। मैं आपको अभी बताती हूँ। हाँ, 3.5 lakh voters were deleted before विधानसभा इलेक्शंस इन हरियाणा। वो सब लोग यानी 3.5 लाख लोग लोकसभा चुनाव में वोट करते हैं और एक पार्टी